नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग केवीएस का प्रैक्टिस नंबर 3 करेंगे। इसमें दोस्तों हम लोग जीएस रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रश्न जो हैं सॉल्व करेंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको पता होगा जो भाग 1 है दोस्तों केवीएस के एग्ज़ाम में, भाग दोस्तों फर्स्ट है, इसमें आपके 100 प्रश्न होंगे और इसमें भी दोस्तों जीएस के जो है 10 प्रश्न होंगे जीएस के, और रीजनिंग के दोस्तों रीजनिंग के होंगे 5 प्रश्न, और कंप्यूटर के भी दोस्तों 5 प्रश्न होंगे। तो इसमें दोस्तों जीएस रीजनिंग और कंप्यूटर के मिलाकर कुल 20 प्रश्न जो हैं पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज अपने इस सेशन में हम लोग इन्हीं 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, पहला हमारा प्रश्न आज का है जीएस से दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना जो है इसके तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी आपको पता होगा भारत के दोस्तों पहले प्रधानमंत्री, और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा दोस्तों, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इन्हीं का दोस्तों रहा। उसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए कि जो जब दोस्तों अंतरिम सरकार गठित हुई उसमें दोस्तों इन्होंने राष्ट्रमंडल मंडल संबंधी और विदेश मामले के मंत्रालय जो हैं इन्हीं के पास रहे। राष्ट्रमंडल संबंधी दोस्तों मामले और दोस्तों विदेशी मामले जो हैं इन्हीं के पास रहे हैं। ध्यान रखें दोस्तों। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो आपको पता होगा दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यही थे दोस्तों। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो हैं दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा जो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी, या दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी चुने गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात की जाए तो दोस्तों आपको पता होगा भारत के पहले दोस्तों गृह मंत्री, और दोस्तों इनके पास और कौन मंत्रालय था? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय। आपको पता होगा दोस्तों सरदार पटेल जी का उपनाम लौह पुरुष। इन्हीं की दोस्तों प्रतिमा जो गुजरात में बनी है केवड़िया गुजरात में दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ही मूर्ति बनी है। और इसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। इनकी बात दोस्तों जो राजगोपालाचारी, आपको पता होगा इनके बारे में बात की जाए तो दोस्तों राजगोपालाचारी दोस्तों इनके बारे में खास क्या है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसमें इसका प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? जवाहरलाल नेहरू जी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है कहाँ स्थित थी? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य आपको पता होगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और दोस्तों कब की गई? तो 322 ईस्वी में, 322 ईसा पूर्व में दोस्तों इसकी स्थापना की गई। और मौर्य साम्राज्य का काल कब तक रहा? तो 322 से दोस्तों 185 ईसा पूर्व तक। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पूछी गई है तो दोस्तों राजधानी थी पाटलिपुत्र।
ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र दोस्तों वर्तमान में कौन सा स्थान है, तो पटना। वर्तमान में दोस्तों इसे पटना कहा जाता है, जो बिहार की राजधानी है। दोस्तों इसमें अगर मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने दोस्तों नंद वंश के जो घनानंद थे, इनको दोस्तों हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। लुम्बिनी की बात की जाए तो दोस्तों आपको पता होगा, लुम्बिनी जो बौद्ध धर्म के संस्थापक बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी बुद्ध महात्मा बुद्ध जी का दोस्तों जन्म स्थान लुम्बिनी, और यह लुम्बिनी कहाँ है, तो दोस्तों वर्तमान में नेपाल में है। वर्तमान में दोस्तों नेपाल में है। और दोस्तों अगर बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी की बात की जाए, जन्म कब हुआ इनका, तो 563 ईसा पूर्व में दोस्तों जन्म हुआ, और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा। गया गया की बात की जाए तो दोस्तों आपको पता होगा, महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो बोध गया में दोस्तों उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। वैशाली वैशाली दोस्तों वैशाली के बारे में क्या खास है, तो महात्मा बुद्ध जी ने दोस्तों वैशाली में अपने उपदेश भी दिए थे। और दोस्तों वैशाली जो है वह शिशुनाग वंश की राजधानी भी थी। शिशुनाग वंश के जो संस्थापक दोस्तों शिशुनाग थे, उन्होंने दोस्तों वैशाली को अपनी राजधानी भी बनाया था। तो ध्यान रखिएगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। वर्तमान में इसे पटना कहा जाता है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश, तो दोस्तों सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो थाईलैंड को दोस्तों सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। और थाईलैंड को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों एशिया का पेरिस। एशिया का पेरिस एशिया का पेरिस दोस्तों। और सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को ही कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सफ़ेद हाथियों का देश तो थाईलैंड है। अगर आपसे पूछा जाए कि हजार हाथियों की भूमि कौन सी है, हजार हाथियों की भूमि, एक मिनट दोस्तों देखिएगा, हजार हाथियों की भूमि, तो दोस्तों हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो लाओस को दोस्तों हजार हाथियों की भूमि कहा जाता है। और सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो थाईलैंड को। इसमें दोस्तों अफ्रीका, जो ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका है, आपको पता होगा इसे क्या कहा जाता है, तो अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। और दोस्तों तुर्की या टर्की की बात की जाए तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है यूरोप का मरीज। दोस्तों तुर्की या टर्की को कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों ऑप्शन क्या था, सी नंबर ऑप्शन था क्यूबा। को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होगा दोस्तों, विश्व का चीनी का कटोरा। शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड जो है दोस्तों वह क्यूबा को कहा जाता है। और दोस्तों एंटलीज का मोती भी क्यूबा को ही कहा जाता है। एंटलीज का मोती यह भी दोस्तों क्यूबा को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों लैंड ऑफ थंडरबोल्ट यह किसे कहा जाता है, तो भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है, थाईलैंड है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम दोस्तों 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड खालिस्ता ने दोस्तों के द्वारा पारित किया गया था। तो कह रहा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे दोस्तों अधिनियम 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे दोस्तों किस दोस्तों लॉर्ड ने या किस वायसराय ने इसे दोस्तों पारित किया था। तो इसमें दोस्तों ए नंबर ऑप्शन है हार्डिंग, बी नंबर है ऑकलैंड, सी नंबर है कैनिंग और डी नंबर है मेटकाफ। तो इसमें दोस्तों जो
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, यह लॉर्ड दोस्तों कैनिंग ने इसे दोस्तों पारित किया था। ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसमें अगर बात की जाए लॉर्ड कैनिंग की, तो दोस्तों आपको पता होगा लॉर्ड कैनिंग के बारे में क्या खास है। तो भारत में दोस्तों कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर, भारत में दोस्तों कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। कैनिंग के समय दोस्तों जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 हुआ था, 1857 का विद्रोह दोस्तों इसी के समय हुआ था। कैनिंग के समय दोस्तों 1857 का विद्रोह भी हुआ था। और जो लॉर्ड कैनिंग है भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात की जाए हार्डिंग की, तो दोस्तों हार्डिंग के बारे में क्या खास है। तो हार्डिंग दोस्तों प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसको दोस्तों जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ यह इसी के समय हुआ था। जो लॉर्ड हार्डिंग है ये नंबर ऑप्शन प्रथम जो दोस्तों आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, आंग्ल सिख युद्ध इसी के समय हुआ था। और दोस्तों इसने नरबल प्रथा पर रोक लगाई थी। जो नरबल प्रथा थी इस पर दोस्तों इसने रोक लगाई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात की जाए कब हुआ, तो दोस्तों 1845 से 1846 तक। 1845 से 46 के मध्य दोस्तों प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। और उस समय दोस्तों जो वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड हार्डिंग था। और इसने दोस्तों नरबल प्रथा पर दोस्तों रोक भी लगाई थी। जो ऑकलैंड है दोस्तों, ऑकलैंड के बारे में दोस्तों क्या खास है। तो ऑकलैंड दोस्तों प्रथम जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, प्रथम दोस्तों आंग्ल अफगान युद्ध यह दोस्तों हुआ ऑकलैंड के समय। और कब हुआ, तो 1839 से 1842 के मध्य। इसने दोस्तों ऑकलैंड ने ही 1839 में जीटी रोड की मरम्मत कराई। जो ग्रांड ट्रंक रोड थी दोस्तों, इस रोड की मरम्मत कराई थी। ध्यान रखिएगा। और दोस्तों मेटकाफ के बारे में क्या खास है। तो दोस्तों मेटकाफ की बात की जाए तो पता होगा आपको, बहुत ही अच्छा नाम, फेमस नाम है दोस्तों चार्ल्स मेटकाफ। इन्होंने दोस्तों इन्हें कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकाफ को। और ऑकलैंड के समय दोस्तों प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 1842 के मध्य। दोस्तों ऑकलैंड ने ही 1839 में जो ग्रांड ट्रंक रोड है इसकी मरम्मत कराई थी। और ग्रांड ट्रंक रोड यह कहाँ से कहाँ तक है, तो दोस्तों कलकत्ता से दिल्ली तक इसका दोस्तों इसकी मरम्मत दोस्तों जो ऑकलैंड ने इसी ने कराई थी। और बात की जाए कि जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था, तो आपको पता होगा शेरशाह सूरी ने दोस्तों इसका निर्माण कराया था, शेरशाह सूरी ने। और इसमें दोस्तों प्रश्न में कह रहा था कि जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है इसे दोस्तों किसके काल में पारित किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय। ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 25 है। देखिएगा, कह रहा है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ए नंबर ऑप्शन है बिहार, बी नंबर है उत्तर प्रदेश, सी नंबर है मध्य प्रदेश, डी नंबर है राजस्थान। तो पुष्कर मेला दोस्तों आपको पता होगा यह राजस्थान में आयोजित किया जाता है। राजस्थान, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में दोस्तों जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है इनका, राजस्थान में अजमेर जो डिस्ट्रिक्ट है इससे दोस्तों 11 किलोमीटर की दूरी पर यह दोस्तों पुष्कर जो है, पुष्कर
यह एक हिंदुओं का दोस्तों प्रमुख तीर्थ स्थल है, प्रमुख तीर्थ स्थल है, यह तीर्थ स्थल है। और यहीं पर दोस्तों पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। खासकर दोस्तों यह जो पुष्कर मेला होता है यह ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है, ऊँटों के लिए, ऊँट के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है। और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो पुष्कर मेला है इसका आयोजन किस तिथि को किया जाता है? तो दोस्तों कार्तिक जो पूर्णिमा होती है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म दोस्तों इसमें सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है। देखिएगा, पहला है कावेरी नदी, मैसूर का पठार, ताप्ती नदी दोस्तों बैतूल का पठार, सोन नदी पेंड्रा का पठार, और गोदावरी नदी त्रयंबक का पठार। तो इसमें दोस्तों कह रहा है कि कौन सा जो युग्म है वह सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा दोस्तों सोन नदी। जो ऑप्शन नंबर सी है यह दोस्तों गलत है, क्योंकि दोस्तों जो कावेरी नदी है यह मैसूर का पठार इससे ही निकलती है, और ताप्ती नदी जो है यह दोस्तों बैतूल के पठार से निकलती है, और दोस्तों जो आपकी गोदावरी नदी है यह त्रयंबक के पठार से ही निकलती है। जबकि दोस्तों जो सोन नदी है यह अमरकंटक के पठार से या अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। जो सोन नदी है यह दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से यह दोस्तों निकलती है, ना कि पेंड्रा के पठार से। और पेंड्रा के पठार की बात की जाए तो ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में यह स्थित है, छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे प्रश्न ने पूछा था कि कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है? मैसूर के पठार से। ताप्ती का बैतूल का पठार है, और गोदावरी जो है यह त्रयंबक के पठार से निकलती है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न 27 नंबर दोस्तों प्रश्न है, देखिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? ए नंबर ऑप्शन है राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, बी नंबर है भारतीय रिजर्व बैंक, सी नंबर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी नंबर है भारत सरकार। तो दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इनका दोस्तों प्रायोजित किसके द्वारा प्रायोजित की जाती हैं? तो इसमें दोस्तों जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं यह राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित होती हैं, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा यह दोस्तों जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित होती हैं। इसमें दोस्तों जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं इनमें दोस्तों परसेंटेज जो है इनका दोस्तों सबका जो भाग है, हिस्सेदारी है, कितनी कितनी होती है? तो दोस्तों इसमें केंद्र जो सरकार है आपकी, केंद्र सरकार, इसकी भागीदारी होती है 50% की। उसके अलावा जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट आपकी, राज्य सरकार, इसकी दोस्तों हिस्सेदारी होती है 15% की। और जबकि दोस्तों जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनकी जो हिस्सेदारी होती है वह होती है 35%। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हैं यह किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? तो दोस्तों यह प्रायोजित होते हैं राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संस्थान ने वार्षिक परमाणु अभ्यास स्टीड फास्ट नून की घोषणा की? दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न है आपका, करंट अफेयर का। कह रहा है किस संस्थान ने वार्षिक परमाणु अभ्यास स्टीड फास्ट नून की घोषणा की? तो दोस्तों आपको पता होगा जो नाटो है इसके द्वारा ही, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ही दोस्तों स्टीड फास्ट नून की दोस्तों जो परमाणु अभ्यास इसकी घोषणा की गई थी। नाटो की बात की जाए तो दोस्तों नाटो में वर्तमान में कितने देश हैं? तो 30 देश हैं। नाटो में वर्तमान में 30 देश हैं। तो दोस्तों नाटो के द्वारा ही जो है स्टीड फास्ट नून की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर नाटो की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई कब थी? तो 1949 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में।
ब्रुसेल्स बेल्जियम में दोस्तों इसका मुख्यालय है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसरो की बात की जाए तो दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों एस सोमनाथ जो हैं, एस सोमनाथ वर्तमान में दोस्तों इसरो के अध्यक्ष हैं। तो ध्यान रखिएगा। इसमें जो किस संस्था ने वार्षिक परमाणु अभ्यास स्टेट फास्ट नून की घोषणा की? तो नाटो के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, किस देश ने COP27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों COP27 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, इसका दोस्तों आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको पता होगा, इसका आयोजन किया गया था मिस्र में। COP27 का आयोजन कहाँ किया गया? मिस्र में। और मिस्र में भी अगर स्थान की बात की जाए तो दोस्तों शर्म अल शेख जो स्थान है, शर्म अल शेख यह दोस्तों स्थान है, यहीं पर दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 का आयोजन किया गया था। और COP26 की बात की जाए तो आपको पता होगा कहाँ आयोजन हुआ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ग्लासगो स्कॉटलैंड में दोस्तों, स्कॉटलैंड में COP26 का आयोजन किया गया था। COP27 का आयोजन कहाँ किया गया? मिस्र में दोस्तों। और स्थान का नाम क्या था? तो शर्म अल शेख। इसमें दोस्तों COP जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 है, यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, परिवर्तन से संबंधित है। और यह दोस्तों कह रहा है, प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि किस देश ने इन आवर लाइफ टाइम अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है, भारत। हमारा भारत दोस्तों, इसके द्वारा ही इन आवर लाइफ टाइम अभियान की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ये भारत, भारत के द्वारा ही दोस्तों इस जो अभियान है इन आवर लाइफ टाइम, इसकी दोस्तों शुरुआत की गई थी। इसमें दोस्तों अगर आपसे बताया जाए, आपसे पूछा जाए दोस्तों कि यह तो COP27 है, बात की जाए दोस्तों एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है 25, COP15। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि COP15 यह कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ था दोस्तों मॉन्ट्रियल कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में, यह मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित हुआ। और यह जो दोस्तों COP15 है यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जैव विविधता से, जैव विविधता से, यानी बायोडाइवर्सिटी से, बायोडाइवर्सिटी से। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनमें दोस्तों आप लोग कन्फ्यूज ना हो कि COP27 जो है यह किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों शर्म अल शेख मिस्र में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। और जो COP15 है यह दोस्तों जैव विविधता से संबंधित है और इसका आयोजन हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो प्रश्न में दोस्तों हमसे पूछा गया था कि जो यह दोस्तों अभियान है इन आवर लाइफ टाइम अभियान, यह किसके द्वारा अभियान शुरू किया गया? तो हमारे भारत द्वारा दोस्तों इस अभियान का शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बनेगा? तो दोस्तों वर्ष 2023 में विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश बनेगा हमारा भारत। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों जो चीन है यह सर्वाधिक आबादी वाला देश है, लेकिन 2023 में संयुक्त राष्ट्र की दोस्तों रिपोर्ट है कि भारत जो है सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा चीन ने दोस्तों जो पहले तो दोस्तों चाइल्ड की पॉलिसी लागू की थी, लेकिन वर्तमान में दोस्तों अब 2 चाइल्ड की पॉलिसी उसने लागू की है। लेकिन जो चीन की आबादी है वह दोस्तों दिन ब दिन कम हो रही है। तो 2023 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश जो है भारत बन जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों हमारे जो रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो देखिएगा, प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म के दोनों शब्द परस्पर संबंधित है। तो कह रहा है कि दो शब्द जो शब्द दिया है दोस्तों शब्द युग्म
उसका चयन कीजिए जिस जिस प्रकार दोस्तों ऊपर यह दिया गया है। तो इसमें दोस्तों देखिएगा दिया है गंदा और घिनौना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है शर्मीला और डरपोक, उज्ज्वल, सूर्य का प्रकाश, प्यारा, बच्चा, निपुण, अद्वितीय। तो दोस्तों कह रहा है गंदा और घिनौना, गंदा घिनौना। तो दोस्तों जो गंदा होगा और घिनौना होगा, तो दोस्तों इसमें उज्ज्वल सूर्य का प्रकाश, उज्ज्वल सूर्य का प्रकाश, प्यारा, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। निपुण अद्वितीय ये भी गलत हो जाएगा। उज्ज्वल सूर्य का ये भी दोस्तों ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो ए नंबर ऑप्शन है शर्मिला और डरपोक यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ए नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब दोस्तों आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है। इसमें दोस्तों श्रृंखला निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के आधार पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न चिन्ह के आधार पर कौन सी संख्या आएगी? 114, 114 दी हुई है, उसके बाद 127। एक मिनट दोस्तों देखिएगा, पहली संख्या दी हुई थी क्या 114, उसके बाद दी है 127, उसके बाद दी है 153, फिर दी हुई है 192, उसके बाद दी है 244। अब अगली हमें प्राप्त करनी है। तो इसमें दोस्तों 144 और 27 इसका अंतर कितना होगा? इसका अंतर है 13। 127 और 153 का अंतर कितना है? यह है 26। इसमें दोस्तों अंतर कितना है? इसमें अंतर है 9 और ये 3, 39 का। इसमें अंतर हो गया होगा दोस्तों 52 का। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा हो कि यह दोस्तों 13 का मल्टीपल है। 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, 13 चौको 52। और आगे दोस्तों इसकी 13 का मल्टीपल होगा 13 पचे 65। तो दोस्तों 244 में आप लोग 65 जोड़ लीजिएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 4 9 6 4 10, 309 जो है, या दोस्तों हमारा अगला जो है रिक्त स्थान पर क्या आएगा? 309। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये 13 का मल्टीपल है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो दोस्तों 36, 28, 32, 52, 40, 46, 86, 12 ये खाली स्थान में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, 36 और 28 को जोड़िएगा, ये कितना होगा? 8 6 14 और 3 2 5, 6 14 और 3 2 5 64 बटा 2 बराबर क्या आएगा? 32। 64 बटा 2 बराबर 32। इसी प्रकार दोस्तों 52 और 40 को जब आप जोड़ेंगे तो होगा 92। इसका बटा 2 करेंगे तो 2 चौको 8, 2 छंग 46 आएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों 86 और 12 को आप जोड़ेंगे, क्या आएगा? 8 और 9 98 बटा 2 करेंगे तो ये आएगा चौको 8 2 9 18, तो ये आएगा 49। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों दोस्तों ऊपर जो वाली जो संख्या है उनको जोड़कर बटा 2 किया जाएगा तो तीसरी संख्या में प्राप्त हो जाएगी। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। तो अगली आकृति दोस्तों आपको चयन करना है। देखिएगा इसमें दोस्तों हम लोग आकृति पहले आपको बना लीजिएगा। देखिए ये आकृति बनी हुई है ऐसे। इसमें दोस्तों देखिएगा जो ये निशान दिया है आपको, यह इस कोने में है। उसके बाद दोस्तों जस्ट सीधा नीचे चला गया, उसके बाद दोस्तों साइड में आ गया, और फिर दोस्तों 90 अंश पर डायरेक्ट दोस्तों ये घूम रहा है। आप लोग देख लीजिएगा 90 अंश पर डायरेक्ट घूम रहा है। उसके बाद दोस्तों यह 90 अंश से फिर गया तो ऊपर की ओर। इसका मतलब दोस्तों अब यहाँ पर आएगा, ये जो चिन्ह है आपका यह यहाँ पर आएगा। और दोस्तों जो ये लाइन खींची गई है दोस्तों, वह हर दोस्तों आपके कोष्ठक में बराबर दोस्तों जो आपकी क्लॉकवाइज जो है वह घूम रही है। यहाँ से दोस्तों देखिएगा क्लॉकवाइज घूम रही थी, इसके बाद इस साइड में आ गई, उसके बाद दोस्तों नीचे गई, अब इधर आ गई। इसके अलावा दोस्तों अगले कोष्ठक में कहाँ होगी? तो यहाँ पर आ जाएगी, ये यहाँ पर लाइन आएगी ये। तो दोस्तों यही दोस्तों हम लोगों को देखना है, हम लोगों का बनेगा इस प्रकार। जो अगला स्टेप होगा वह इस प्रकार होगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो चिन्ह है यहाँ पर आ जाएगा और लाइन यहाँ पर ऐसे होगी।
तो देखिएगा ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन देखिएगा तो दोस्तों ए नंबर यही दोस्तों ए नंबर यही बन रहा था। ए नंबर ऑप्शन इसमें वहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें लाइन जो है क्या नीचे होगा, ये नहीं होगा। इसमें कोष्टक इधर है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी कोष्टक इधर है, ये भी नहीं होगा। तो इसके मतलब दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दोस्तों 35 है। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है यदि पारदर्शी कागज की शीट को बिंदु रेखा से मोड़ा जाए तो शीट निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रकार दिखाई देगी। हम लोग शीट देखते हैं दोस्तों। शीट दोस्तों है इस प्रकार, देखिएगा ये शीट है। तो कह रहा है इसमें दोस्तों शीट अगर मोड़ी जाए, ये शीट दोस्तों है पूरी, यह अगर मोड़ दी जाए तो ऑप्शन में किस प्रकार दिखाई देगी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो ये दोस्तों स्टार है, इसके अंदर दोस्तों अगर ये शीट मोड़ दी जाएगी दो हिस्सों से एक हिस्से में कर दी जाएगी। जो स्टार है दोस्तों, स्टार के मध्य आपका जो प्लस का चिन्ह है या स्टार के मध्य आ जाएगा। और इधर दोस्तों जो ये सर्कल है इसके अंदर जो ये लाइन दिखाई दे रही है, तो ये दोस्तों जब मोड़ेंगे तो लाइन भी इस प्रकार आ जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपका स्टार है इसके अंदर प्लस का साइन होगा, स्टार के अंदर प्लस का साइन भी है। लेकिन दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा जो आपका सर्कल है उसके अंदर जो लाइन है दोस्तों, लाइन या तिरछी है, ये नहीं होगा। ए नंबर ऑप्शन गलत हो गया। इसमें भी दोस्तों स्टार के अंदर प्लस का चिन्ह है, लेकिन जो लाइन है, लाइन इसमें दोस्तों बिल्कुल सही है। दोस्तों देखिएगा लाइन जो है अगर ये आप मोड़ देंगे तो इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार ऐसे गोला होगा। तो ये जो बी नंबर ऑप्शन है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों देखिएगा यह दोस्तों जो लाइन है ऊपर चली गई स्टार में, गलत हो गया। इसमें दोस्तों जो प्लस का चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ से दोस्तों अब हमारे जो आपके कंप्यूटर के प्रश्न हैं वह 5 प्रश्न शुरू होंगे। तो दोस्तों देखिएगा 36 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को खाली स्थान के अंत में ले जाता है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कह रहा है कि एंड की जो है इसका उपयोग दोस्तों किस लिए किया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों करने से जो प्रोसेसर कर्सर है वह इसमें किस ऑप्शन में दोस्तों दिया है कि इसमें किसके अंत में चला जाता है। तो इसमें दोस्तों पेज या फाइल या डॉक्यूमेंट या लाइन। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर जो है वह कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दोस्तों एंड की है यह लाइन हो या दोस्तों आपका आर्टिकल कोई हो, आर्टिकल हो कोई दोस्तों, या कोई दस्तावेज हो, उसके अंदर में दोस्तों कर्सर चला जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है, किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है। किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो स्टार आपका टोपोलॉजी है इसके लिए दोस्तों एक हब की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टार जो टोपोलॉजी है इसके कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है। सी नंबर ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन दोस्तों देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है। तो कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है। तो दोस्तों जो योटाबाइट होता है यह कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता होगा सबसे छोटी दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। तो सबसे छोटी दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी होती है निबल। निबल अगर बात की जाए, एक निबल बराबर क्या होता है, 4 बिट होता है। एक निबल बराबर 4 बिट। एक बाइट बराबर क्या होता है, एक बाइट बराबर दोस्तों 8 बिट। एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। एक किलोबाइट बराबर, यानी दोस्तों एक किलोबाइट बराबर किलोबाइट, एक किलोबाइट बराबर दोस्तों क्या होता है 1024 बाइट, 1024 बाइट होता है। और एक मेगाबाइट बराबर क्या होता है, ये दोस्तों किलोबाइट आप केबी भी कह सकते हैं, केबी। मेगाबाइट बराबर क्या होता है, एक मेगाबाइट यानी एमबी।
एक मेगाबाइट बराबर क्या होता है 1024 KB, किलोबाइट। उसके बाद दोस्तों MB हो गया एक गीगाबाइट, एक गीगाबाइट यानी दोस्तों एक GB, एक GB बराबर क्या होता है, तो एक GB बराबर होता है दोस्तों 224 MB, 224 MB यानी मेगाबाइट। उसके बाद दोस्तों गीगाबाइट हो गया एक टेराबाइट बराबर क्या होता है, एक टेराबाइट यानी दोस्तों एक TB, एक TB बराबर क्या होता है 224 GB, गीगाबाइट 224 GB यानी गीगाबाइट। तो दोस्तों इतने आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। अब आगे दोस्तों देखिएगा, टेराबाइट तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब टेराबाइट के आगे दोस्तों, एक टेराबाइट क्या था, एक टेराबाइट बराबर 224 GB था। एक पेटाबाइट, एक पेटाबाइट, पेटाबाइट यानी PB, एक पेटाबाइट बराबर क्या होता है, एक पेटाबाइट बराबर दोस्तों होता है 224 टेराबाइट, 224 TB दोस्तों। 100 224 TB जो है वह किसके बराबर होता है, एक पेटाबाइट के। पेटाबाइट के बाद दोस्तों होता है एक एक्साबाइट, एक्साबाइट, एक एक्साबाइट यानी EB बराबर क्या होता है दोस्तों 224 PB यानी पेटाबाइट। उसके बाद दोस्तों होता है एक जेटाबाइट, जेटाबाइट यानी दोस्तों ZB, या कितने के बराबर होता है तो 224 EB के बराबर, मतलब एक्साबाइट के बराबर। उसके बाद दोस्तों एक योट्टाबाइट, योट्टाबाइट, एक योट्टाबाइट यानी YB, एक YB बराबर क्या होता है दोस्तों तो 224 जेटाबाइट यानी ZB। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें जो कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज होता है वह योट्टाबाइट होता है। एक योट्टाबाइट बराबर 224 जेटाबाइट होता है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका बी था यह बिल्कुल सही होगा। आगे देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या था दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा था, तो योटाबाइट। ऑप्शन नंबर जो बी था यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। तो दोस्तों पुणे में जो आपकी संस्थान है सीडैक, सीडैक में दोस्तों जो परम श्रेणी के आपके, जो परम श्रेणी के सुपर कंप्यूटर होते हैं, परम श्रेणी के सुपर कंप्यूटर दोस्तों, इनका निर्माण दोस्तों सीडैक पुणे द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीडैक पुणे द्वारा परम श्रेणी के सुपर कंप्यूटर का विकास किया जाता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी जो है पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर था। तो दोस्तों आपको पता होगा जो परम है यही श्रेणी सीडैक पुणे द्वारा निर्मित की जाती है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000, परम 8000 यह दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और दोस्तों इसका निर्माण कहाँ किया गया था, तो सीडैक पुणे में दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। और दोस्तों बात की जाए कि इसका निर्माण किया किसने था, तो सीडैक के ही दोस्तों जो निदेशक थे डॉक्टर विजय P भटकर जी, डॉक्टर विजय भटकर जी, इनके द्वारा ही दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। तो ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसमें अगर परम श्रृंखला की बात की जाए तो इसमें दोस्तों अन्य बहुत से कंप्यूटर हैं। अगर बात की जाए इस परम की, इसकी दोस्तों इसका निर्माण किया कब गया था, तो 1991 में इसका निर्माण किया गया था। परम के दोस्तों अन्य जैसे कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं, परम 10,000 है, परम पद्म है, परम युवा है, परम कंचनजंगा है। ऐसे दोस्तों अनेक जो है कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर जो परम श्रेणी के दोस्तों स्थापित किए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कह रहा है CMOS होता है, यानी दोस्तों CMOS ये क्या होता है। तो दोस्तों यह जो है वह बैटरी चालित मेमोरी चिप है। दोस्तों जो CMOS है यह बैटरी चालित मेमोरी चिप है, जो दोस्तों कहाँ यूज होती है, तो मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड जो है उसमें दोस्तों इसका यूज होता है। तो ये नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। CMOS जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होगा कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री मेटल
कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, CMOS का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और इसका दोस्तों प्रयोग क्या है, तो बैटरी चालित मेमोरी चिप दोस्तों है। और इसमें दोस्तों यह बैटरी चालित मेमोरी चिप है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो मदरबोर्ड में। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों प्रश्न जो हैं काफ़ी अच्छे थे, इम्पोर्टेंट थे और आसान भी थे। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।